हेलो माय डियर स्टूडेंट। अब आगे को प्रोसीड करते हुए एक नया लेक्चर आपके सामने रख रहा हूं। उस लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग स्टडी करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज़ पे डिपेंड करेगा उस चीज़ को देखेंगे। सही है। तो जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड किया था? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड पे डिपेंड किया था। और सेकंड जो डिपेंड किया था वो वेवलेंथ ऑफ ए लाइट पे डिपेंड किया था। सही है। तो आगे को बढ़ाते हुए अब 2 पॉइंट हो चुका था प्रीवियस क्लास में। अब थर्ड पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। सही है। अबे जस्ट समझना, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, वो वही चैप्टर चल रहा है। कौन सा चैप्टर? रिफ्रैक्शन का चैप्टर में किस पे बात कर रहे हैं? एंगल ऑफ डेविएशन पे बात कर रहे हैं। सही है। एंगल ऑफ डेविएशन इज डिनोटेड बाय डेल्टा। सही है। एक फिगर के साथ देखते हैं। सपोज दैट दो फिगर को देखते हैं। सपोज दैट दोनों में एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या रखे हैं? सेम रखे हैं। दोनों में एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या रखें? सेम रखें। सपोज दैट इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या देखा? आई रखा। तो एक का रिफ्रैक्शन ज्यादा कर दिया, एक का रिफ्रैक्शन कम कर दिया। सही है। इसका रिफ्रैक्शन क्या मोर है, उसका रिफ्रैक्शन क्या कम है। ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको भी थोड़ा प्रोसीड करते हैं, आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। सही है। तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये भी एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। ये डेल्टा 1 कर देते हैं, डेल्टा 2 करते हैं इसको। सही है। इसका डेल्टा 1। और ये जो एंगल है ये इसको क्या बोलते हैं? R1। और इसको क्या बोलते हैं? R2। क्लियर है। तो आप पहले से ही जानते हैं कि यह एंगल, ये I और यह पूरा एंगल बराबर होगा। जैसे पहले बताया ना कि यह लाइन है, यह आपका नॉर्मल है, यहां से ड्रॉप किया, तो यह जितना एंगल होगा उतना ये भी एंगल होगा। सही है। यानी एंगल पाथ ऑफ ए लाइट, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में आए तो लाइट क्या हो गया? अपना रास्ता को चेंज कर लिया। ये रास्ता इस तरफ चेंज हुआ, ये रास्ता इस तरफ चेंज हुआ। आप गौर से देखो किस में रास्ता ज्यादा चेंज हुआ, तो आप गौर से देखना इसमें रास्ता क्या हो गया? ज्यादा चेंज हो गया। अगर ये मैं देखूं और ये बी देखूं तो हम ये कहेंगे कि कंडीशन के हिसाब से रिफ्रैक्शन किसका? ए का ज्यादा हो गया, ग्रेटर देन रिफ्रैक्शन कौन क्या। और आप जानते हैं कि रिफ्रैक्शन का डायरेक्ट रिश्तेदारी किसके साथ होता है? रिफ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी जिसमें रिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। तो इसमें गौर से देखो, ए में रिफ्रैक्शन ज्यादा हो गया बी के रिस्पेक्ट में, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ए का होगा वो बी से क्या होगा? ज्यादा होगा। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या हो गया? ज्यादा हो गया। क्लियर है। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो। किस बेसिस पे हम देखा? वो बेसिस देखा कि किसमें रिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ, किसमें रास्ता ज्यादा को चेंज किया। इसमें रास्ता ज्यादा चेंज किया था, इसमें रास्ता क्या कम किया, इसलिए इसमें रिफ्रैक्शन कम हो, इसमें रिफ्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा हो गया। इस हिसाब से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? कम होगा। और आप गौर से देखो तो अब क्या पाएंगे कि यह जो है ये एंगल ऑफ डेविएशन जिसमें रिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ, इसमें रिफ्रैक्शन ज्यादा
हुआ तो इसमें डेविएशन भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसमें रिफ्रैक्शन कम हुआ तो इसमें डेविएशन भी क्या हो गया, ज्यादा कम हुआ। तो रिफ्रैक्शन का रिश्तेदारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ है, सही है। तो रिफ्रैक्शन जिसका बढ़ गया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा हो गया, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या, ज्यादा है। अब गौर से देखो, इस दोनों में फिर से फिगर को देखो, आपको ये पता चलेगा कि इसमें लाइट ने ज्यादा बेंड किया, जाना ऐसे चाह रही थी, जली गई, इस तरह से कोई मीडियम था, ठीक है। इसमें बेंड ज्यादा कर दिया, रास्ता ज्यादा कवर कर लिया, इसलिए इसका रिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ। जिसका रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेशन मोर होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और मैं एक्सपेरिमेंटली ये चीज को देख रहा हूं कि जिस मीडियम का, जिस जगह का रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या है, ज्यादा है। इस हिसाब से हम ये कहेंगे म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा। जिसमें एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आया होगा। यानी पहले हम लोग देखे रिफ्रैक्शन का रिलेशन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशनशिप स्पीड के साथ, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशनशिप वेवलेंथ के साथ, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशनशिप किसके साथ, एंगल ऑफ डेविएशन के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी फिगर में 4 पॉइंट को हम लोग देखते हैं, इसी फिगर में 4 पॉइंट को देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सही है। कि किसका रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बेसिस पे क्या होगा। तो आप गौर से समझना, इस एंगल पे पूरा का पूरा फोकस्ड करना, इस एंगल पे, सही है। यह एंगल R1 प्लस क्या है, डेल्टा 1 है। यह पूरा एंगल कितना है, R2 प्लस क्या है, डेल्टा 2 है। यह किसके बराबर है भाई, I के बराबर इक्वल है। ये पूरा एंगल किसके बराबर, इक्वल I के बराबर। ये पूरा एंगल किसके इक्वल, I के इक्वल। अगर सपोज दैट I क्या हो गया, 60 हो गया, तो फिर इसमें भी I क्या होगा, 60 होगा, सही है। अगर सपोज दैट इसका I क्या हो गया, 60, तो उसका भी I क्या हो गया, 60 हो गया। I 60 हो गया, क्लियर है। तो अगर ये 40 डिग्री है, अगर डेल्टा 1 अगर 40 डिग्री है, तो ऑफकोर्स R1 कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। आप गौर से देखो, I को कितना माने थे, 60, और डेल्टा कितना ले लिया हम, 40 ले लिया, तो R1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर उसमें देखा जाए कि उसमें I भी 60 सेम लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम लिया। अगर मैं कहूं डेल्टा 2 जो है वो 20 डिग्री है, यहाँ डेल्टा 2 कितना मान रहा है, 20 डिग्री, ये 20 डिग्री होगा, ये पूरा कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। अगर डेल्टा 2 20 डिग्री है तो R2 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। ये फिजिक्स, फिर बोलता हूँ, ये एनालाइज की चीज है, ये IQ की चीज है। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने उसको किसी चीज में घोल करके अमृत की तरह उसको पिला दिया, उसको फिजिक्स समझ में आ गया। आप ये समझो बात को कि एक दो नहीं, हजारों लाखों स्टूडेंट जा रहा है बाहर पढ़ने के लिए, इतना इतना पैसा खर्चा करके जाता है, सही है। कितना % उसमें से कामयाब हो सकता है, सही है। आप क्यों नहीं कामयाब हो सकता, वो हम नहीं कहते हैं वो किसका फॉल्ट है, कामयाब क्यों नहीं हो सकता। एक्चुअली इस बार भी तुम देखो नीट के एग्जाम में, जो नीट में क्या क्या फिजिक्स को क्या कर दिया, हार्ड कर दिया। फिजिक्स को एनालाइज करने के समय, जैसे मैं इस वीडियो को बनाया, सही है, इसी वीडियो को कोई महान टीचर बनाया होगा तो आप उसको 50 बार देखोगे। सवाल ये नहीं टीचर महान है, टीचर का कैलकुलेशन इस बात पे डिसाइड किया जाता है कि किसकी बात किसको समझ में आ रहा है। कोई बहुत इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत लैंग्वेज के साथ पढ़ा रहा है, बहुत ज्यादा इंग्लिश वर्ड यूज करके जा रहा है, तो उसको फिजिक्स बहुत अच्छा आ जाए, ये नहीं है। आपको अगर समझ में आ रहा है, अगर मेरी बात खुदा न खास्ता आपको समझ में आ रहा है, तो आई एम बेस्ट फॉर टू यू, सही है। और अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपके लिए बेस्ट नहीं, गुड भी नहीं हो सकता। जिसकी बात जिसको समझ में आता। और एक बात सुन लो बाबू, टीचर पास नहीं करवाता, ये जिंदगी में लाइफ में कभी ब्लेम नहीं देना कि टीचर की वजह से हो गया, माई फुटिए गलत चीज है। अगर ऐसा रहता तो बतौर सब टीचर का बेटा जितना है सरकारी स्कूल में टीचर है, उसका बेटा क्या बनना चाहिए, सबका IIT निकलना चाहिए, ऐसा थोड़े होता है। टीचर का बेटा टीचर डिसाइड नहीं करता, ये आपका इंटेंशन डिसाइड करता है,
सही है। आपका इंटेंशन डिसाइड करता है कि हम कितना देर तक हम पढ़ते हैं, डिसाइड करेगा उसका इंटेंशन। सही है ना। आप इसको समझो, इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसी चीज को रिपीट कर करके देखो, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए रिश्तेदारी करते हैं। तो म्यू का रिश्तेदारी किसके साथ किया? डेल्टा के साथ किया। अब म्यू का रिश्तेदारी किसके साथ करने के लिए जा रहा हूँ? आर के साथ करने के लिए जा रहा हूँ। सही है कि ये कहा यह आई, ये पूरा का पूरा क्या होगा? आई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से। सही है, ये आई तो ये पूरा का पूरा एंगल क्या होगा? आई का वर्टिकली अपोजिट एंगल से विल बी सेम। क्लास 9 में ये चीज दिया हुआ है। तो आई इक्वल टू क्या हो गया? R1 प्लस डेल्टा 1। आई इक्वल टू क्या? R2 प्लस डेल्टा 2। और आई सेम रखा है दोनों कंडीशन में। आई कितना रखा है भाई? आई इसके लिए भी 60 रखा है, इसके लिए भी क्या रखा है? 60 रखा है। दोनों के लिए आई क्या रखा? सेम रखा। सही है। तो ये कहा कि अगर डेल्टा 1 40 है तो R1 ऑटोमेटिकली क्या होगा? 20 हो जाएगा। अगर डेल्टा 2 40 है 20 है तो R2 ऑटोमेटिकली होगा। अब वहां से एक फॉर्मूला को हम लोग क्या कर देते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला कलेक्ट करते हैं? अभी जस्ट आपने देखा कि इस दोनों मीडियम में, ए और बी मीडियम में किसका रिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ था? तो कहा था आपने ए का रिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ। जिसका रिफ्रैक्शन ज्यादा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या था? ज्यादा था। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ज्यादा है उसका आर देखो छोटा है। देखो ना, इस मीडियम का रिफ्रैक्शन ज्यादा हुआ तो इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका आर क्या होगा? छोटा होगा। देख ले तू, इसका रिफ्रैक्शन क्या था? कम था। जिसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या था? कम था। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था तो R2 क्या था? ज्यादा था ना। यानी हम इस बेसिस पे, इस लॉजिक के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। ठीक है, कि म्यू आर के क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या मतलब? दैट इज अगर आर बढ़ गया इसका मतलब म्यू ऑटोमेटिकली क्या होगा? कम हो जाएगा। किसी का आर कम हो गया इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। सही ना। तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी चीज को एक बार मैं प्रिज्म के साथ जोड़ देता हूं, जो हम लोग उस प्रीवियस में पढ़े थे, सेकेंड टॉपिक में पढ़े थे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता था? वेवलेंथ पे डिपेंड करता। आई इस चीज को उसी में लगता हूं। ठीक है, अगर ये मैं एक प्रिज्म लिया, ठीक है, रे ऑफ लाइट को यहां आके क्या किया? इंसिडेंट कराया। ये कितना पार्ट में टूट गया? 2 पार्ट में टूटा, 7 पार्ट में टूटा। ऐसे हमारा काम का चीज 2 ही रहेगा अभी समझने के लिए। अपर पार्ट क्या हो गया? रेड। ठीक है, और लोअर पार्ट क्या हो गया? वो वायलेट हो गया हमारे पास। ये यहां से जा रहा है। तो अब देखो ये एंगल ऑफ डेविएशन कम है कि नहीं है? एंगल ऑफ डेविएशन इसका कम, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया ना इसके साथ। एंगल ऑफ डेविएशन कम है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। किसके लिए भाई? रेड के लिए। अब वायलेट के लिए आते हैं। अब किसके लिए? वायलेट के लिए आते हैं। तो वायलेट में देखो ये लाइन देखो ज्यादा बड़ा है, यानी एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? बड़ा है। तो फिर ये एंगल क्या होगा? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। ये है ना, ये इस लाइन को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। किसके लिए? वायलेट के लिए। ये जो लिखे हैं ये क्या? एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए? वायलेट के लिए। सही है ना। अगर ये यहां से लिखा जाए तो फिर क्या? एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए? रेड के लिए। और यहां से लिखा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके लिए? रेड के लिए। सही है। तो आप गौर से उसको एनालाइज कर सकते हैं। जिसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा तो उसका ऑटोमेटिकली ये वाला पोर्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। तो हमने अभी तक 4 चीज को देखा। स्पीड पे देखा, वेवलेंथ पे देखा, एंगल ऑफ डेविएशन पे देखा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पे देखा। एक बार इसको समरी कराता हूं, ठीक ठाक है। क्या क्या समरी एक बार हो जाए? म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by b। सही है। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 by लैम्डा। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा। म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by r। सही है। अब इनमें से और एक और टॉप में क्या लिखे उसको टॉप में लिखते हैं, कि रिफ्रैक्शन किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? म्यू हो जाएगा। सही है। अब कोई भी ले लो, अगर कहीं से भी लेना है
कहीं से लेना। एक इसी से स्टार्ट करते हैं, बॉटम से करता हूं। अगर किसी मीडियम में आर क्या हो गया, बढ़ गया, बड़ा है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन उसका क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब उसका वेवलेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब उसका वेलोसिटी क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब उसका रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। सही है। आप किसी भी पॉइंट को आप उठा सकते हो, इन सब में किसी भी पॉइंट को आपको उठा सकते हो, आप पता कर लेना। जैसे मैं कहता हूं कि वायलोट, लैम्डा वायलोट कितना होता है, 4000 के रेंज में होता है भाई, 4000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में होता है। और लैम्डा रेड के रेंज में क्या होता है, 8000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में होता है। ठीक है। अब ये बात बताओ, इस दोनों से कौन सा चीज आपको निकाल करके दे दो। सही है। अगर इस दोनों से मैं कहूं, मैं सारा चीज को निकाल करके दे देता हूं। ठीक है, एक फिगर के साथ मैं इंडिकेट करता हूं। सही है। ये इस तरफ चली गई, ये इस तरफ चली गई। ठीक है, ये रेड हो गया और ये वायलेट हो गया, ये इस तरह से चली गई। सही है। रेड कलर से जो लिखूंगा वो रेड कलर आएगा, रेड कलर वाले को रेड करते हैं हम लोग। रेड को रेड के साथ लिखते हैं। सही है। अब ये रेड हो गया। सही है। वो जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड, और ये एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट होगा। सही है। यहां से तुम देखो, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। वह गौर से देखो तुम कि यहां पर रेड का ये पार्ट, ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, कम है, ऑफ कोर्स कम है। यानी अगर लैम्डा अगर बढ़ गया तो एंगल ऑफ डेविएशन वैसे भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है। तो आप इस किसी भी ये जो प्लेटफॉर्म है, इससे आप किसी भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं। ठीक है। कंपटीशन में क्या करेगा, एक का दूसरे के साथ रिलेशनशिप ले लेगा। ठीक है। जब न्यूमेरिकल पोर्शन में हम लोग आएंगे तो फिर इस चीज को देखेंगे। आई होप, मैं ये समझता हूं कि तुमको यह सब लॉजिक समझ में आया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड अपॉन टू द 4 फैक्टर्स। ठीक है। और भी होता होगा, लेकिन फिलहाल अभी 4 तक हम लोग देखते हैं। एंगल पे भी करते हैं, अभी हम देख लें, उसको आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, इसको क्लीन करता हूं। ओके। मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। अब आपको पता होगा कि एक टॉपिक पढ़ाए थे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाए थे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ जो था, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आइए जरा इस चीज को समझने की कोशिश। एक तो वो फैक्टर हो गया। सही है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी क्या पढ़े, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना पार्ट का होता है, 2 पार्ट का होता है। एक को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक क्या कहलाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट क्या है भाई, जरा समझते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये हो गया कि लाइट जो आएगी, लाइट के लिए एक मीडियम को हमने क्या किया, फिक्स कर दिया। लाइट फ्लोज फ्रॉम, लाइट प्रोपगेट फ्रॉम एयर टू द मीडियम। अगर इस तरह में रिफ्रैक्शन को पढ़े तो वो क्या कहलाया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कहलाया वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मतलब कि लाइट एक मीडियम से दूसरा हुआ, लाइट प्रोपगेट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, वन मीडियम इज एयर मीडियम। सही है। जब एयर के साथ रिस्पेक्ट करेंगे, एयर के साथ किसी चीज का हम क्या निकल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा एब्सोल्यूट कहलाएगा। और सेकंड क्या, रिलेटिव है। क्या मतलब, अगर ये सपोज दैट ऊपर में हमने टॉप पे क्या रखा है, वाटर रखा है, और बॉटम में क्या रख दिया, ग्लास रख दिया, तो वाटर के साथ ग्लास, यानी मीडियम
फास्ट के साथ मीडियम कितना हो गया, सेकंड हो गया। मीडियम फास्ट के साथ मीडियम सेकंड का जब रिलेशनशिप करेंगे उस वक्त जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड लाइट व्हेन लाइट प्रोपोगेट फ्रॉम वन मीडियम टू, और इसमें क्या लिखा है, एब्सोल्यूट में क्या लिखता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड लाइट इन एयर टू द स्पीड लाइट इन मीडियम व्हेन प्रोपोगेट फ्रॉम एयर टू अनदर मीडियम। ठीक ठाक है, लिखा है क्या, आप इसको कॉपी में फिर से मैं एक बार डेफिनेशन कर देता हूं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ speed of light in air to the speed of light in medium when it propagates from air medium to another medium। सही है। और relative refractive index में क्या कहेंगे, it is defined as the ratio of speed of light in first medium to the speed of light in second medium, इसको second medium मानते हैं, when light propagate from first medium to second medium। सही है। तो एक तो यहां पर हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, व्हाट कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, आई डोंट नो। और सेकंड क्या है कि हम जो अभी तक पढ़े, क्या पढ़े, एयर से लेके क्या क्या सिर्फ मीडियम में पढ़े, एब्सोल्यूट पढ़े, हमने रिलेटिव नहीं पढ़ा। अब इस दो तीन चीज को एक साथ जोड़ने की, कंपाइल करने की, ऐड करने की हम कोशिश करने के लिए जा रहा हूं। ठीक ठीक है, आगे बढ़ाऊं, इसको क्लीन करता हूं। ओके, अब ट्राइगोनोमेट्री में एक चैप्टर पर, ट्राइगोनोमेट्री पढ़े होंगे ना, ट्राइगोनोमेट्री में आप इस लॉजिक को देखे होंगे। क्या है कि ट्राइगोनोमेट्री में ये मान लिया साइन थीटा है, सही है, कॉस थीटा है, और ये टेन थीटा है। मैं मैथ भी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा 0 0 30 हाफ 45 डिग्री 1/√2 60 √3/2 और 90 कितना था, 1 था। और कॉस का वैल्यू क्या था, 1 था, 0 था, 1/√2 था, √3/2 और 1/2। और 10 में क्या था, 10 कहेंगे, थीटा नहीं, थीटा तो वहां पे दिया हुआ है, 10 ही रख, ठीक है। वहां 0 10 0 0 30 1/√3 45 1√3 और क्या, इन्फिनिटी। अब इस वैल्यू से आप एक चीज इमेजिन करो, क्या बेच कर रहे हैं, साइन के लिए, साइन के लिए कहता है थीटा इंक्रीज कर रहा है तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या इस लॉजिक को समझे आपने? यहां एंगल 0 से कितना तक पहुंच गया, 9 तक पहुंच गया, और साइन का वैल्यू 0 से कहां पहुंच गया, 1 तक पहुंच गया। सही है। सेकंड में क्या है, अगर कॉस की बात करने के लिए जाएंगे, कॉस में देखो थीटा इंक्रीज कर रहा है, 0 30 45 तो थीटा क्या हो गया, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन वैल्यू देखो क्या कर रहा है, 1 से कहां पहुंच गया, 0, तो कॉस थीटा में वैल्यू क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। लेंथ लास्ट क्या, टेन थीटा, टेन थीटा में क्या, आप एंगल को क्या करो, इंक्रीज करो, करते चले, लेकिन उसके बीच का ये वैल्यू देखो 0 से कहां पहुंच गया, इन्फिनिटी पहुंच गया, यानी टेन थीटा का वैल्यू क्या होते जाता है, इंक्रीज भी होते जाता है। सही है, ओके। लेकिन वहां डिस्कशन क्या किया, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या लिखा है उसने, कांस्टेंट लिखा है, किसमें, सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। तो आइए उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं, क्या चीज है ये समझे, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। साइन कॉपी में नोट करो, साइन का वैल्यू थीटा इंक्रीज करेगा तो साइन थीटा का वैल्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। आइए हम लोग फिजिक्स में आते हैं, मैथ को हटा करके फिजिक्स में आते हैं और आपका एक बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करता हूं। देखो बैकग्राउंड समझो, ठीक है, बैकग्राउंड समझने के बाद टॉपिक पे आओ तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। देखो मैं इधर से लिखता हूं, सही है। तो आपने क्या देखा, शुरुआत से लाइट ऐसे चली गई, ये मान लिया मीडियम फर्स्ट था, ये मीडियम क्या था, सेकेंड था, आई और आर। तो अब गौर से देखें, आई आर से क्या है, बड़ा है, इसलिए ये मीडियम क्या हो गया, ये मीडियम रेयर मीडियम हो गया, और ये क्या हो गया, ये रेयर मीडियम और ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। सही है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, यानी आई जो बड़ा है किससे, आर से बड़ा है, आई इज ग्रेटर देन आर। तो इसका आई जिसका बड़ा होता है, साइन आई ग्रेटर देन क्या होगा,
साइन आर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अभी जस्ट देखा कि अगर थीटा इंक्रीज है तो साइन थीटा भी क्या होगा, इंक्रीज कर दो। यू कैन सी यार, अच्छा से समझो कि इसमें जो है ये आई तो बड़ा है किससे, आर से। आप साफ साफ देख लो, जो फिगर के साथ समझ जाओगे। तो जिसका आई इंक्रीज करता है तो उसका साइन आई भी क्या करता है, इंक्रीज कर गया। साइन आई क्या ग्रेटर देन किससे है, साइन आर से। एक पॉइंट तो ये समझ गए हमने। ठीक है, पहला हो गया। सेकेंड में आपको पता है, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वो थोड़ा लाइट चली गई थी। ओके, तो साइन आई ग्रेटर देन साइन आर हो गया, हम लोग प्रीवियस में डिस्कशन किया। अब दूसरा समझिएगा। अब चूंकि यह जो आई है ये तो रेयर मीडियम हो गया। अब कौन से रेडियम, क्योंकि आई ग्रेटर है किससे, आर से। और ये क्या चीज होगा, ये आपका डेंसर मीडियम होगा। ओके, तो आप जानते हैं कि रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। इस कंडीशन में पहला जो मीडियम है म्यू वन क्या होगा, लेस देन हो जाएगा किससे, म्यू टू से हो जाएगा। सही है, ये अब समझो इस बात को, इसका बैकग्राउंड आपके सामने बना रहा हूं और मैं आपको वहां से स्नेल्स लॉ आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। और याद करो एक बात को जो मैं पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, कि मैंने क्या कहा था कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था भाई, कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट था। अब ये साइन आई को मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो उसी सिनारियो में एक चीज आपके सामने दिया, एक सिंपल लॉजिक दिया कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये आई इंसिडेंट हो गया, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो गया। तो आई क्या ग्रेटर देन आर हो गया। और अभी इसे जस्ट पहले पढ़े कि जिसका एंगल बड़ा होगा उसका साइन का वैल्यू भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस कंडीशन आई ग्रेटर आर से, इसलिए साइन ए ग्रेटर क्या होगा, साइन आर से। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यह चूंकि आई बड़ा है आर से, इसलिए आई क्या होगा, रेयर मीडियम होगा। और आर क्या है, डेंसर मीडियम। ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। और म्यू वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। ठीक ठाक है, इसको समझ के आगे बढ़ते हैं। यानी जिसका साइन आई बड़ा होगा या जिसका आई बड़ा होगा या जिस मीडियम का एंगल बड़ा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। जिस मीडियम का एंगल छोटा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। इस चीज को समझे। इसी चीज को आकर के एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है स्नेल्स। क्या है, स्नेल्स। अब इसको मिटाता हूं, स्नेल्स लॉ से यह हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the product of angle of sine किसी मीडियम का and refractive index, the product of angle of sine and the refractive index of any medium is constant when it propagate from one medium to another medium ये स्नेल्स और रिलेशनशिप बता रहा है, किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ साइंस को रिलेशन बता रहा है। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ साइन के साथ रिलेशनशिप कर रहा है। ये दोनों रिलेशनशिप को एक साथ कौन जोड़ने के लिए जा रहा है, आके स्नेल्स लॉ आपके जोड़ने के लिए जा रहा है। सही है, आगे बढ़े बात को। तो इस हिसाब से सपोज दैट इस फिगर के अंदर में आप देखो, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, दैट इज क्या लिख सकते हैं, म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। सही है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या लाना पड़ेगा, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई क्या लाना पड़ेगा, म्यू वन। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या लाना पड़ेगा, म्यू टू बाई म्यू वन। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू टू बाई म्यू वन। और साइन आई बाई साइन आर को क्या बोलते हैं, साइन आई बाई साइन आर को बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट इक्वल टू क्या होगा, म्यू टू बाई
B1। यहाँ तक ठीक ठाक है, इसको ब्लॉक कर देते हैं। जरा समझते हैं इसमें कांस्टेंट क्या चीज है। ओके, ये हमारा मीडियम था, लाइट हमारी ऐसे आई, दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट कर गई, एक लाइट से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली गई, μ1 से किस में चली गई, μ2 चली गई। इस सिनारियो में आई चेंज करेंगे तो आर भी चेंज हो जाएगा। इस सिनारियो में आई चेंज करेंगे, आई छोटा करेंगे तो आर भी छोटा होगा, आई बड़ा करेंगे आर भी बड़ा करेगा, हो जाएगा। यानी आई और आर क्या होगा, चेंजेबल होगा। अच्छा, दूसरी बात, रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ, इस मीडियम में हुआ, लेकिन इस सिनारियो में एक चीज कभी चेंज नहीं करता है। इस सिनारियो में एंगल ऑफ इंसिडेंट को चेंज करते जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन एक चीज चेंज नहीं करता है। वो चेंज क्या नहीं करता है, वह इसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज नहीं करता है। सेकेंड मीडियम का जिसमें रिफ्रैक्शन हुआ, क्या उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज हो रहा है? आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को चेंज कर रहे हैं, लेकिन आपका के जो रिफ्रैक्शन होगा उसमें यह जो मॉलिक्यूल है, क्या मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज हो रहा है? नहीं। हम लोग पढ़े कि लाइट कभी भी किसी भी मीडियम के मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को चेंज नहीं करता है, इसलिए इस मीडियम का भी कोई मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा। यानी इस सिनारियो में आई और आर को चेंज करने की कंडीशन में एक चीज चेंज नहीं होगा, एक चीज चेंज नहीं होगा। उस चेंज का नाम क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस चेंज का नाम क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। उस चेंज का नाम क्या नहीं होगा, रहेगा ऑप्टिकल डेंसिटी। यानी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज नहीं करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से चेंज नहीं करेगी। तो इस कांस्टेंट टर्म को अभी मैं प्रूफ भी करता हूं, नो प्रॉब्लम, इसको प्रूफ भी मैं करूंगा। इस कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट टर्म को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। माय डियर स्टूडेंट, आप समझो यह मीडियम एक से किस में गया, 2 में गया, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, 2 का। लेकिन लाइट आई कहां से थी, 1 से आई थी, इसलिए क्या लिखेंगे, 1 μ2 बराबर μ2 बाय क्या लिखेंगे, 1 का। ठीक है, देखिए इसको मिटाता हूं। जैसे आपने पहले पढ़ा कि लाइट ये एयर था, एयर से क्या चला गया, मीडियम में चला गया, तो आपने क्या निकाला, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। माय डियर स्टूडेंट, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यू आर राइट, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकले ठीक ठाक है, लेकिन लाइट आई कहां से थी, लाइट एक्चुअली में एयर से आई थी, इसलिए यहाँ पर क्या छिपा हुआ था, हाइड रहता था, एयर रहता था। ठीक है, एयर को क्या कर देते हैं हम लोग, अवॉइड कर देते हैं। एयर को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो समझने वाला समझ जाता है। अगर आपने इस जगह कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे, टीचर समझ जाएगा, किताब समझ जाती है कि यह एयर के साथ हो रहा है, सही ठीक है। लेकिन यहाँ पर लाइट एयर के साथ नहीं आ रहा है, मीडियम फास्ट, ये मीडियम फास्ट और ये क्या था, मीडियम सेकंड। मीडियम फास्ट से किस में चली थी, मीडियम सेकंड में चली थी। तो हम क्या देखे, 1 μ2 इक्वल टू μ2 बाई μ1, हम इस चीज को देखा। तो ये सनेल साहब ने जो कहा था साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू जो कांस्टेंट था, वो साइन आई सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जो था कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट था। हम सनेल्स लॉ से पता किए यह कांस्टेंट क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे 1 μ2, क्या मतलब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। सही है। यह जो साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट लिखा था सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो आके कहां पे अटक गई, वो आपके हो गया कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, मीडियम 2 का, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम फास्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो 1 μ2 इक्वल टू हमने क्या लिखा, μ2 बाई μ1। सही है। ओवरऑल अगर मैं इसी चीज को एक सिस्टमैटिक मैनर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहती है साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, हमने क्या प्रूफ किया, μ2 बाई μ1, और μ2 बाई μ1 को हम क्या लिखे, 1 μ2, और 1 μ2 को क्या बोले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम फर्स्ट। ओके, मैं समझता हूँ आपको मेरी बात समझ में आया होगा। आई होप आपको, देखो साइंस समझने के लिए आपको IQ लेवल बढ़ाना पड़ेगा, सही है। साइंस
उसमें से फिजिक्स को समझने के लिए आईक्यू लेवल को समझना पड़ेगा। यह उसी चीज़ को समझ सकता है जो आईक्यू के साथ पढ़ रहा है, जो ब्रेन के साथ पढ़ रहा है। ठीक है, रिमेंबर भी जरूरी है, लेकिन समझना मैन इस चीज़ का ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। सही है, कॉन्सेप्ट नहीं बनने की वजह से हम बड़ा प्लेटफॉर्म आकर के सक्सेस नहीं कर पाते। ठीक ठाक है, आगे हटा दो इसको, इस चीज़ को हटाओ। अब यह जो मैं इस चीज़ को लिखा 1 μ2 = μ2 / μ1, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ एक कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, इसी चीज को आगे जरा सा बढ़ाया जाए। इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, इसी फिगर को थोड़ा सा। अगर ये 1 था और ये क्या था, 2 था, मैं क्या करता हूं ना, लाइट को उल्टा देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी लेकर के आ जाता हूं। ये मीडियम ये इधर हो गया, इसको क्या मान ले I, इसको क्या माने थे R, और इससे पहले क्या था, लाइट यहाँ से आई थी, ये ऐसे चली गई थी, ये क्या था I, और ये क्या था R, ये मीडियम 1 मीडियम 2, ये μ1 और ये μ2। सेम कहानी, ये μ1 है और क्या है μ2 है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ देखे कि sin I / sin R, sin I / sin R बराबर μ2 / μ1 = 1 μ2। सही है, रिफ्रैक्शन कहाँ हुआ है, 2 में हुआ है। अब रिफ्रैक्शन ये कहाँ हो रहा है, 1 में हो रहा है। इसको क्या लिखेंगे, आजा लिखा जाए sin I / sin R। ठीक है, I कहाँ था 2 में, यहाँ I कहाँ था 1 में, तो I के क्रॉसपॉन्डिंग के लिए 1 आ गया था। यहाँ I कहाँ है 2 में, तो फिर क्या लिखेंगे μ1 / क्या लिख देंगे μ2, और इसको क्या लिख देंगे 2 μ1। अब इसको बैठ के घर में एनालाइज करना। ठीक ठाक है कि 1 μ2 और 2 μ1। अच्छा, इसको क्या पढ़े थे 1 μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। यहाँ क्या पढ़ेंगे रे बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। सही है, इस चीज़ को आप नोट्स करना और इसको अच्छा से पढ़ने की कोशिश करना। मैं ट्राई किया। ठीक ठाक है, अब मैं इस चीज़ को प्रूफ कर देता हूँ। क्या प्रूफ कर देता हूँ, एक प्रूफ मैं आपके सामने रखता हूँ, आई होप आपको समझ में आएगा। एक प्रूफ आपके सामने रख रहा हूं। वो प्रूफ क्या है कि हम क्या बोले 1 μ2 = μ2 / क्या था 1। सही है, इसको क्या बोले थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। आइए इसको प्रूफ करा देता हूं। सही है, जो हम प्रीवियस में पढ़े उसी के हिसाब से प्रूफ करते हैं। ये एयर, ये मीडियम फर्स्ट, ये एयर, ये मीडियम 2, ये मीडियम फर्स्ट और ये मीडियम सेकंड। सही है, तो लिख लिया। यहाँ से लाइट को एंट्री करवाए ना। सही है, इसमें भी लाइट को क्या किया, एंट्री किए। यहाँ भी रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ भी लाइट को एंट्री कराए, यहाँ भी क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। सही है, सब में रो डालो, सब में रो डालो। सही है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसमें रिफ्रैक्शन किसका होगा 1 का, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा 1 का। तो आप क्या पढ़े हैं कि C और क्या होगा V, ये क्या होगा C और ये V1 V2, और ये क्या होगा V1 और ये V2 होगा। सही है, तो μ1 = क्या लिखेंगे भाई C / V1। याद है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन ही पढ़े थे। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। μ1 का निकल गया, फर्स्ट मीडियम का निकल गया। इसमें आ जाओ, इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करो। μ2 = क्या लिखेंगे C / क्या लिखेंगे V2। सेम वहाँ भी फॉलो होगा, लेकिन यह दोनों कौन सा था, यह दोनों एब्सोल्यूट था, ये क्या था एब्सोल्यूट था, और ये क्या बनेगा रिलेटिव बनेगा। क्यों कि यहाँ मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए जा रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में 1 के रिस्पेक्ट में, और यहाँ मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसके रिस्पेक्ट में निकालें एयर के रिस्पेक्ट में। तो यह दोनों क्या कहलाया एब्सोल्यूट कहलाया, और वो दोनों क्या कहलाया रिलेटिव कहलाया। वो सिर्फ क्या कहला रिलेटिव क्या कहला। ठीक है, अभी देखो समझो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका 2 का किसके रिस्पेक्ट में 1 के रिस्पेक्ट में, ये लिखेंगे ना, क्योंकि एयर तो लिखते नहीं है, यहाँ एयर है यहाँ एयर है। तो 1 μ2 = क्या लिखेंगे स्पीड के फॉर्म में C / V1 था, C / V2 था, तो यहाँ क्या होगा V1 / V2, V1 / क्या होगा V2। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन, V1 / V2 होगा। सेम फॉलो को हम लोग फॉलो करने के लिए जा रहे हैं। सही है,
आगे बढ़ाऊं, देखो मैं अगर इसको C इंटू V1 और C इंटू V2 लिख दो, कोई दिक्कत? या मैथ तो प्रोविजन करती है कि आप टॉप और बॉटम में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कर लिया, 1 म्यू टू इक्वल टू C बाई क्या होगा V2 इंटू V1 बाई क्या होगा, C के साथ V2 को इन्वॉल्व कर दिया, V1 के साथ C को इन्वॉल्व कर। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, बताओ तो? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? आइए मैथमेटिकल बैकग्राउंड से आपको समझा दे, इसी चीज़ को प्रूफ कर देता हूँ। यहीं पे देखो मेन लाइन ये हो गया हमारा, ये मेन लाइन हुआ ना, ये मेन लाइन हो गया, ठीक है। तो मेन लाइन के टॉप में C बाई V2 था, और ये क्या है, डिवीज़न है, इसको डिवाइड कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने की वजह क्या होता है, ये इन्वर्स हो जाता है, बॉटम टॉप में, टॉप बॉटम में आ जाएगा। ये क्या था, C बाई V1 आएगा तो क्या हो जाएगा, V1 बाई C होगा कि नहीं होगा? देखो वही चीज़ है कि ना, V1 इंटू C बाई V2। तो ये इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक ठाक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 1 म्यू टू इक्वल टू C बाई V1 बाई C बाई, सही है, 1 म्यू टू को C बाई V2 बाई C बाई V1। अब देखो C बाई V1 कितना है, C बाई V2 कितना दिया, म्यू टू, तो 1 म्यू टू क्या हो जाएगा, 1 म्यू टू हो जाएगा C म्यू टू बाई C बाई V2। C बाई V2 क्या बोले, म्यू टू, और C बाई V1 क्या कहलाए, म्यू 1 कहलाए। ठीक है। तो मैंने वहाँ जो लिखा था कि 1 म्यू टू इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, मैंने यहाँ आप करके आपके सामने प्रूफ कर दिया। सही है, कोई दिक्कत? कल्ट करो इसको, क्लीन करो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फिर अपना कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है। अब इसको देखते हैं जरा सा, एक जरा सा लास्ट है, लिटिल अमाउंट। अभी ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम 2 सेकंड, ये म्यू 1 और ये म्यू 2। लाइट किधर से किधर गई, लाइट 1 से 2 में गई, लाइट 1 से 2 में गई। तो इसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू 2 बाई म्यू 1। सही है। अगर इसी को इस तरह से दिखाया जाए, उल्टा कर दिया जाए, लाइट को किधर से किधर भेजूं, ये म्यू 2 और ये क्या होगा, म्यू 1। लाइट यहाँ सीधा चला गया, तो 1 में क्या हो गया, चेंजिंग आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 म्यू 1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा, 1 का, क्योंकि लाइट किस में रास्ता बदला है, 1 में। तो 2 म्यू 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू 1 बटे म्यू 2। सही है। इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। सही है। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सपोज दैट, तो 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 इक्वल टू क्या होगा, म्यू 2 बटे म्यू 1, म्यू 2 बटे म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1, म्यू 1 बटे कितना हो जाएगा, म्यू 2 म्यू 1 कैंसिल हो गया, 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, 1 म्यू 2 इक्वल टू 1 बाई 2 म्यू 1, और क्या 2, ये हो गया ना, 1 म्यू 2 इक्वल 1 बाई 2 म्यू 1, ये एक रिलेशनशिप हो गया। या फिर 2 म्यू 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई 1 म्यू 2। सही है। ये इस तरह से हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेटिव साथ साथ में एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने पूरा का पूरा क्लास में देखने की कोशिश किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपने इस चीज़ को समझा होगा। इसको अच्छे से अच्छे बुक से पढ़ना और इसको 2-3 बार देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगेन मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल में हैंडल जो है @IINEET आई नीट फिजिक्स को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।